हेलो फ्रेंड्स, मैं सर सूर्य प्रकाश। कल अपने जनरल हॉर्टिकल्चर के पार्ट फर्स्ट के बारे में जाना था, जिसमें हमने हॉर्टिकल्चर की परिभाषा और उसके ब्रांचेस के बारे में जाना था कि हॉर्टिकल्चर क्या होती है और उसके क्या कौन कौन से ब्रांच होती है, जैसे पोमोलॉजी, ओलरिकल्चर, पीएचटी, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट, स्पाइस एंड कॉन्डिमेंट्स, उनके ओरिजिनल वर्ड्स के बारे में और उनके साइंटिस्ट के बारे में जाना था। आज अपन लेके आए हैं जनरल हॉर्टिकल्चर का पार्ट सेकंड, जिसमें अपन इसके जनरल फैक्ट्स के बारे में और ओवरऑल रेवोल्यूशन जो हॉर्टिकल्चर के फील्ड में हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फ्रूट प्रोडक्शन, इंडिया का फ्रूट प्रोडक्शन में कौन सा स्थान है? इंडिया का फ्रूट प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक है और उसके बाद सेकंड रैंक कौन सा जिला, कौन सी कंट्री आती है? ब्राजील आती है। फिर है सब्जी उत्पादन में, सब्जी उत्पादन वेजिटेबल प्रोडक्शन में इंडिया का फर्स्ट रैंक है और दूसरा रैंक किसका है? चाइना का है। फिर है इंडिया में कौन कौन से फ्रूट प्रोडक्ट है जो नंबर 1 स्थान रखते हैं? पहला है मैंगो जो इंडिया में फर्स्ट रैंक पे आता है, दूसरा बनाना, तीसरा सपोटा यानी कि चीकू। उसके बाद में कौन कौन सी वेजिटेबल है जो इंडिया में फर्स्ट रैंक पर आती है प्रोडक्शन के तौर पे? ऑनियन एंड पोटैटो यानी कि आलू। और कौन कौन से फ्रूट एंड वेजिटेबल है जो प्रोडक्टिविटी में इंडिया में नंबर 1 स्थान रखती है? कौन सा है? ग्रेप्स, अंगूर, बनाना, केला, पपाया, पीस, मटर और कसावा यानी कि यूका, जिसे रतालू भी बोलते हैं। और कौन कौन से क्रॉप्स हैं जिनका इंडिया में फर्स्ट रैंक पे प्रोडक्शन में आता है? कोकोनट, नारियल, कैशनट, काजू, टी, चाय एंड स्पाइसेस। जितनी भी स्पाइसेस हैं उनका इंडिया में फर्स्ट रैंक है प्रोडक्शन के हिसाब से। फिर है इंडियन बेबीलोग कौन से साइंटिस्ट को बोला जाता है? डॉक्टर हरभजन सिंह को इंडियन बेबीलोग बोला जाता है। और ये ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कौन सी फसल से कौन से प्लांट से संबंध है? इनका संबंध कौन से साइंटिस्ट और कौन से प्लांट से है? ऑर्किड से। डॉक्टर हरभजन सिंह और डॉक्टर फौजा सिंह दोनों का संबंध ऑर्किड से है। आगे अपन देखते हैं ड्यूल फैक्टर ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ फ्लोरिंग, यानी कि फ्लोरिंग पुष्पन को बढ़ाने के 2 फैक्टर का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था चक्रवर्ती ने। और ये मोस्टली कौन से क्रॉप में काम में लिया जाता है? मैंगो में काम में लिया जाता है। ड्यूल फैक्टर ऑफ हाइपोथेसिस ये किसके लिए काम में लिया जाता है? इनहेंस फ्लोरिंग को बढ़ाने के लिए, यानी कि पुष्पन को बढ़ाने के लिए ड्यूल फैक्टर हाइपोथेसिस काम में लिया जाता है। फिर आगे अपन देखते हैं कितने इकोलॉजिकल जोन है और कितने क्लाइमेटिक जोन है इंडिया में अलग अलग इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के हिसाब से। आगे अपन देखते हैं आईसीआर के मुताबिक इंडिया के अंदर 8 एग्रो इकोलॉजिकल जोन है जो मतलब इफेक्टिव लैंड यूज प्लानिंग, यानी कि 8 इकोलॉजिकल जोन का अपन लैंड यूज प्लानिंग यानी कि वहां पर अलग अलग इंस्टीट्यूट या उद्यान स्थापित करने के लिए काम में ले सकते हैं। फिर है अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन के मुताबिक इंडिया के अंदर 5 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, यानी कि कृषि जलवायु क्षेत्र है। 15 जलवायु क्षेत्र हैं जिनका अपन अलग अलग यानी कि इंडिया में इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करने के लिए काम में ले सकते हैं। According to NBBS नेशनल बोटैनिकल इंस्टीट्यूट एंड LUP नागपुर के मुताबिक इंडिया के अंदर 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन है। फिर है ग्रोइंग पीरियड ऑफ डिफरेंट जोन, इंडिया को डिफरेंट जोन्स के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। पहला है एरिड जोन के अंदर जो फ्रूट, वेजिटेबल्स या कोई भी स्पाइस मेडिसिन प्लांट आते हैं वो 90 दिन के अंदर तैयार हो जाते हैं। सेमी एरिड जोन जैसे राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा, ये सेमी एरिड के अंदर आते हैं। ये इनके अंदर जो प्रोडक्शन लेते हैं वो 90 से 150 दिन की वैलिडिटी में तैयार हो जाते हैं, यानी कि मैच्योर हो जाते हैं। फिर सब एरिड जोन में अपन आते हैं नॉर्थ गुजरात एंड नॉर्थ यूपी। सब एरिड जोन में आते हैं नॉर्थ गुजरात एंड नॉर्थ यूपी। इसके अंदर आने वाले फ्रूट या वेजिटेबल होते हैं वो 150 से 210 दिन के अंदर तैयार हो जाते हैं। फिर ह्यूमिड जोन के अंदर आते हैं अपने असम, मेघालय, मिजोरम और गुवाहाटी जैसे क्षेत्र आते हैं।
जो मतलब 210 से 270 दिन में इसके अंदर जो भी फ्रूट या वेजिटेबल लगते हैं वो 270 दिन में पककर तैयार हो जाती है। प्री ह्यूमन जोन्स के अंदर जो भी वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का जो भी मतलब हिस्सा आता है वो 270 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाता है। फिर अपन देखते हैं डिफोलिएशन। डिफोलिएशन को बोलते हैं हिंदी में पतझड़। पतझड़, अगर किसी प्लांट के अंदर पतझड़ हो रहा है तो वो फीमेलनेस को इनहेंस करता है कि इंक्रीज करता है। किसी भी प्लांट के अंदर पतझड़ होता है तो वो मेलनेस को बढ़ाता है। मेलनेस को बढ़ाता है या मेलनेस का कारण होता है, उसमें नर प्लांट के लक्षण आने लगते हैं। फिर अपन देखते हैं डिफ्लोरेशन। डिफ्लोरेशन को हिंदी में बोलते हैं अपुष्पन। अपुष्पन, पुष्पन जो होता है मोस्टली बर्नलिन हार्मोन के कारण होता है, जो कि अपुष्पन जो होता है वो इथाइलिन हार्मोन के कारण होता है। इथाइलिन हार्मोन की कमी से होता है जो फीमेलनेस को बढ़ाता है। अगर इथाइलिन हार्मोन किसी भी प्लांट के अंदर या किसी भी फ्रूट के अंदर ज्यादा है, इथाइलिन किसी भी प्लांट या किसी भी फ्रूट के अंदर ज्यादा है तो उसके कैरेक्टर कौन से होंगे? फीमेलनेस, यानी कि मादा पुष्ट के लक्षण आएंगे उसमें। फिर अपन देखते हैं किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल के प्रोडक्शन के लिए इष्टतम तापमान कितना होना चाहिए। किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल के लिए मोस्टली जो इष्टतम तापमान होता है वो 22 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना टेम्परेचर होता है? 22 से 27 डिग्री सेल्सियस। फिर मैक्सिमम टेम्परेचर, ये तो हो गया इष्टतम टेम्परेचर जो किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल के प्रोडक्शन के लिए लागू होता है उस पर। फिर अपन देखते हैं उच्चतम टेम्परेचर कितना होता है फ्रूट और वेजिटेबल के प्रोडक्शन के लिए? 40 से 12 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इससे ऊपर अगर तापमान हो गया तो आपकी जो ग्रोथ है वो खराब हो जाएगी। मोस्टली अपन देखते हैं 45 डिग्री सेल्सियस दोनों के बीच का। फिर जो मतलब पॉलिनेशन के लिए मोस्टली जो फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड होती हैं, ठीक है। जो तो हनी बी की कौन सी स्पीशीज है? हनी बी की कौन सी स्पीशीज है जो क्रॉस पॉलिनेशन के काम में ली जाती है? क्रॉस पॉलिनेशन में काम में ली जाती है तो कौन सी ली जाती है? एपिस सेरेना। मधुमक्खी की कौन कौन सी स्पीशीज होती है? एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस डोर्सेटा और एपिस सेरेना। 4-5 स्पीशीज होती है जो इंडिया में मोस्टली काम में ली जाती है। पर सबसे ज्यादा जो होती है हनी बी की कौन सी स्पीशीज होती है? एपिस सेरेना। एपिस सेरेना जो क्रॉस पॉलिनेशन में सबसे ज्यादा काम में ली जाती है। और आगे अपन देखते हैं डेसिडुअस। डेसिडुअस को हिंदी में बोलते हैं पर्णपाती। डेसिडुअस को हिंदी में बोलते हैं पर्णपाती। इसकी परिभाषा क्या होगी? कोई भी ट्री है, कोई भी वृक्ष है जो अपने लीव्स जो होती हैं अपने लीव्स विंटर सर्दियों के टाइम में गिरा देती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डेसिडुअस या पर्णपाती। डेसिडुअस ट्री किसे बोलते हैं? पर्णपाती ट्री। यानी कि जो ट्री है अगर कोई वृक्ष अपने लीव्स पत्तियों को विंटर यानी कि सर्दी के टाइम में गिरा देता है, शेड्स होता है गिराना। अगर कोई ट्री विंटर के टाइम में अपनी पत्तियों को गिरा देता है तो उसे क्या बोलते हैं? पर्णपाती वृक्ष बोलते हैं। और आगे अगर कोई ट्री अपने लीव्स को समर के टाइम यानी कि गर्मियों के टाइम में गिराता है तो उसे बोलते हैं कोडोकस ट्री। उसे बोलते हैं कोडोकस ट्री। फिर आगे अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन इन हॉर्टिकल्चर, यानी कि हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में कौन कौन सी क्रांतियां आई और कब आई और उनके जनक कौन है, इसके बारे में अपन जानते हैं। पहले है येलो रिवोल्यूशन, पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध है ऑयल सीड प्रोडक्शन से, यानी कि ऑयल सीड प्रोडक्शन जो भी क्रूसीफेरी ब्रासिकेसी से जो भी तेलीय क्षेत्र की जो फसलें हैं, तेलीय प्रोडक्शन यानी कि मूंगफली सरसों हुई, इनके प्रोडक्शन से संबंधित जो फसलें हैं वो येलो रिवोल्यूशन के अंतर्गत यानी कि इससे रिलेटेड है। और इसका फादर किसको माना जाता है? येलो रिवोल्यूशन का साइम पिट्रोडा को माना जाता है। और येलो रिवोल्यूशन कब आई थी? 1986 से लेकर येलो रिवोल्यूशन कब आई थी? 1986 से लेकर 1990, 4 साल तक इसका टाइम पीरियड रहा था। 1986 से लेकर 1986 से लेकर 1990 इसका टाइम पीरियड रहा था, 4 साल। ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित है और इसके फादर हैं सैम पिट्रोडा। दूसरी क्रांति है व्हाइट रिवोल्यूशन। व्हाइट रिवोल्यूशन जो है वो किससे संबंधित है? मिल्क और इसके प्रोडक्ट से संबंधित है, यानी कि दूध उत्पादन से संबंधित है। इसके फादर किसे बोला जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को बोला जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को बोला जाता है। और इसकी जो क्रांति आई थी वो कब आई थी? 1970 से लेकर 1996। 1970 से लेकर 1996
1996। और इसकी जो क्रांति थी वो 3 चरणों में पूरी हुई थी, ठीक है। और डॉक्टर जो वर्गीस कुरियन है, इसको आपको मैं बता देता हूँ, जो एनडीडीबी गुजरात नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात में जो स्थापित है, उसके फर्स्ट चेयरमैन के रूप में ये जाने जाते हैं। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एनडीडीबी किसे बोला जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। और एनडीडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1965 के अंदर। 1965 के अंदर स्थापना हुई थी एनडीडीबी की, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात। तीसरी क्रांति अपनी आती है ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। और इसका फादर किसको बोला जाता है? डॉक्टर अरुण कृष्णा को। डॉक्टर अरुण कृष्णा को नीली क्रांति का फादर बोला जाता है। और नीली क्रांति कब आई थी? 1973 से लेकर, इसका टाइम पीरियड रहा था 1973 से लेकर 2002। इसका टाइम पीरियड रहा था 1973 से लेकर 2002। और इसके फादर हैं डॉक्टर अरुण कृष्णा। फिर नेक्स्ट क्रांति आई थी पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? प्रॉन और ऑनियन प्रोडक्शन। प्रॉन बोलते हैं झींगा को, झींगा और प्याज उत्पादन, एलियन सीपा, झींगा और प्याज उत्पादन, ठीक है। पिंक रिवॉल्यूशन आई थी, कब आई थी ये? 1970 के अंदर। पिंक रिवॉल्यूशन कब आई थी? 1970 के अंदर। फिर है ब्राउन रिवॉल्यूशन, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध है फूड प्रोसेसिंग एंड कोकोआ प्रोडक्शन। कोकोआ जिसे अपन चॉकलेट बोलते हैं, इसका वर्तमान नाम क्या है? थियोब्रोमा कोकोआ। थियोब्रोमा कोकोआ। ब्राउन रिवॉल्यूशन जो है, इसका संबंध किससे है? खाद्य प्रसंस्करण एंड कोकोआ प्रोडक्शन से। ब्राउन रिवॉल्यूशन जो है वो कब आई थी? 1970 के अंदर। कब आई थी ये? 1970 के अंदर। सिल्वर रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध है अंडा और पोल्ट्री, मुर्गी पालन से। सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध है अंडा और पोल्ट्री पालन से। सिल्वर रिवॉल्यूशन कब आई थी? सिल्वर रिवॉल्यूशन आई थी सन 2000 में। सिल्वर रिवॉल्यूशन कब आई थी? सन 2000 में। फिर अगली क्रांति अपन देखते हैं ब्लैक रिवॉल्यूशन, काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध किससे है? काली क्रांति का संबंध किससे है? बायोडीजल से, यानी कि पेट्रोलियम से, बायोफ्यूल से, जेट इंजन से और जेट्रोफा प्रोडक्शन से। जेट्रोफा प्रोडक्शन से। जेट्रोफा एक प्लांट है जिसे जेट इंजन के रूप में जाना जाता है। इसका टेक्निकल नेम क्या है? जेट्रोफा कर्कश। फिर अगली क्रांति है रेड रिवॉल्यूशन। रेड रिवॉल्यूशन, लाल क्रांति का संबंध किससे है? मीट यानी कि मांस और टमाटर उत्पादन से है। और इसके फादर किसे बोला जाता है? डॉक्टर विशाल तिवारी को, ठीक है। रेड रिवॉल्यूशन कब आई थी? 1980 के अंदर। रेड रिवॉल्यूशन कब आई थी? 1980 के अंदर। फिर है ब्राउन रिवॉल्यूशन, गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध किससे है? पोटैटो प्रोडक्शन से। पोटैटो यानी कि आलू प्रोडक्शन, सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू प्रोडक्शन। ब्राउन रिवॉल्यूशन, ब्राउन रिवॉल्यूशन कब आई थी? 1984 के अंदर। फिर है ऑरेंज रिवॉल्यूशन, अगली क्रांति है ऑरेंज, संतरा क्रांति, जिसे बोलते हैं सिट्रस प्लांट से संबंधित है ये, सिट्रस फ्रूट प्रोडक्शन से संबंधित है। फिर अगली क्रांति है रेनबो रिवॉल्यूशन। रेनबो रिवॉल्यूशन का संबंध है अपने ओवरऑल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन से। ओवरऑल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन से यानी कि हॉर्टिकल्चर क्षेत्र के अंदर जो जो भी इसकी ब्रांचें हैं, पोमोलॉजी और एग्रीकल्चर, ये सबसे संबंधित है। रेनबो जिसे इंद्रधनुष क्रांति भी बोलते हैं। इसके फादर कौन है? डॉक्टर नीतीश कुमार। डॉक्टर नीतीश कुमार। अगली क्रांति अपनी परभनी क्रांति। परभनी क्रांति का संबंध किससे है? ओकरा, ओकरा प्रोडक्शन। ओकरा किसे बोलते हैं? भिंडी को। और इसका भिंडी उत्पादन से संबंधित है। फिर है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध है राइस एंड व्हीट प्रोडक्शन से, या इसे अपन बोल सकते हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन से। और ये कब आई थी? 1966-67 के अंदर आई थी। 1966 और 67 के अंदर आई थी। और इसका फादर इंडिया के अंदर किसे बोला जाता है? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। इंडिया के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर किसे बोला जाता है? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। और यही साइंटिस्ट थे जिन्होंने व्हीट के अंदर 2
जिनकी खोज की थी कौन सी है? रट फर्स्ट एंड रट सेकंड। ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है जिन्होंने व्हीट के अंदर यानी कि गेहूं के अंदर जो जीन की खोज की थी कौन कौन सी है? रट फर्स्ट एंड रट सेकंड। और रट फर्स्ट का रट का मतलब क्या है यहां पर? रिड्यूस हाइट। रट की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? रिड्यूस हाइट, यानी कि ये चावल और गेहूं के अंदर इसकी हाइट को कम करने वाले उत्तरदायी जो जीन है रट फर्स्ट और रट सेकंड, जिसकी खोज की थी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने। और हरित क्रांति का भारत वर्ल्ड के अंदर जनक कौन है? डॉक्टर मोहनलाल बोरदॉय, डॉक्टर एन ई बोरदॉय। और हरित क्रांति का सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन से स्टेट पे पड़ा था? पंजाब और हरियाणा के अंदर। पंजाब और हरियाणा के अंदर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। फिर बात आती है हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो डॉक्टर विलियम गॉड ने दिया था। डॉक्टर विलियम एस गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया था। और हरित क्रांति के क्षेत्र में सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड किसे दिया गया था? डॉक्टर सी सुब्रमण्यम को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। यह कब दिया गया था? 1998 के अंदर दिया गया था। हरित क्रांति के अंदर सी सुब्रमण्यम को 1998 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। फिर बोलते हैं गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। गोल्डन सुनहरा रेशा क्रांति, सुनहरी रेशा क्रांति किससे संबंधित है? जूट उत्पादन से। जूट कब स्टार्ट हुई थी? 1990। फिर है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन एंड रेनबो रिवॉल्यूशन। रेनबो रिवॉल्यूशन का संबंध है ओवरऑल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन से। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध है ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से। ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, ओवरऑल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, रेनबो रिवॉल्यूशन। ये कब स्टार्ट हुई थी? 2017 से लेकर 2012, 5 साल 2022 2017 से लेकर 2022 5 साल तक इसका कार्यकाल रहा था। फिर है सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। ऊपर है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, सुनहरी रेशा क्रांति। नीचे है सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। इसका संबंध किससे है? कॉटन से। ये कब स्टार्ट हुई थी? 2000 के अंदर। और ये कब स्टार्ट हुई थी? 1990 के अंदर। फिर आगे अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में पीएच ऑफ सलाइन सोइल। सलाइन सोइल का पीएच कितना होता है? 7 से 8.5 होता है। क्योंकि ये 7 से ऊपर इसका पीएच है तो ये उदासीन नहीं आएगी, ये क्षारीय मृदा में आएगी। फिर है पीएच ऑफ एल्कलाइन सोइल, लवणीय मृदा। लवणीय मृदा का पीएच कितना होता है? 8.6 से 10। क्षारीय मृदा का पीएच कितना होता है? 7 से 8.5। पॉम किसे? पॉम और फ्रूट के अंदर अपन डिफरेंट जानते हैं। पॉम फ्रूट का निर्माण किससे होता है? टाइप ऑफ फ्रूट डेवलप फ्रॉम इंफीरियर ओवरी, यानी कि इन्हें और क्या बोलते हैं? एपिगाइनस ओवरी भी बोलते हैं। क्योंकि इनकी जो ओवरी होती है वो प्लांट के इंफीरियर पेटल, सेपल, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम के नीचे होती है। और फ्रूट का निर्माण किससे होता है? टाइप ऑफ फ्रूट डेवलप फ्रॉम सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी कहां पर होती है? पेटल, सेपल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम के ऊपर होती है। और सुपीरियर ओवरी जो होती है मोस्टली कौन सी फैमिली के अंदर पाई जाती है? लेबिएटी, यानी कि जो पुदीना वर्ग के जो प्लांट है उसके अंदर लेबिएटी फैमिली के अंदर फ्रूट प्लांट पाए जाते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से दाने आते हैं? पिटूनिया, पी, मटर। और इसके अंदर अपन देखते हैं इंफीरियर ओवरी से निर्माण होता है। इसके अंदर कौन कौन से दाने आते हैं? जितने भी टेम्परेट प्लांट है, टेम्परेट फ्रूट है, एप्पल, पियर, क्वींस, लोकार्ट, ये सभी पॉम ग्रुप्स के अंदर आते हैं। और इसके अंदर कौन कौन सी आते हैं? ऑर्किड्स जो मॉडिफाइड इंफीरियर बेरी है, और बनाना जो मॉडिफाइड इंफीरियर बेरी है। और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? कुकुरबिटेसी। पॉम के अंदर कौन कौन से आते हैं? कुकुरबिटेसी, स्क्वैश मेलन एंड जो भी कुकुरबिट्स प्लांट है वो सब आते हैं पॉम ग्रुप के अंदर। ओके फ्रेंड्स, ये था आज का अपना जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर का पार्ट 2। इसके बाद अपन लेके आएंगे इसके आगे वाले पार्ट। ठीक है, जो भी फ्रेंड्स मेरे जेआरएफ, एसआरएफ और प्रीपीजी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा साबित होने वाला है। और आपको पता होगा कल जेआरएफ का नोटिफिकेशन आया था जिसके फॉर्म कल से स्टार्ट हो गए थे। 19/7/2022 से लेकर 20/8/2022 तक भरे जाएंगे। ठीक है, तो जो भी फ्रेंड्स इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकता है। और आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। शेयर करना ना भूलें, जिससे बहुत से फ्रेंड्स को इससे सहयोग मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।